Okay, okay, okay. Fine. So screen is visible or not? Everyone, please let me know. Audio and video are coming properly now? Fine. ठीक है, ठीक है. हाँ, मैसेज ड्रॉप कर दिया करें आप लोग इन केस अगर कुछ हो. ठीक है. कोई बच्चे भी वेरी गुड बेटा. शाबाश. चलो. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए. यू नॉट स्पीड से फेंक रहे हैं और थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं और हर बार जब ये ग्राउंड पर गिर रही है तो उस टाइम पर इसकी स्पीड 1/अल्फा टाइम्स हो जा रही है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में देयर इज नो चेंज. तो आपसे ये पूछा गया है कि जब ये u naught for the resulting projectile motion the magnitude of average velocity of the ball t इक्वल टू 0 पर जब पहली बार इसको फेंका गया और ये t इक्वल टू कैपिटल T पर यहाँ पर गिरी तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस इसने कवर की वो है r और वो कह रहा है कि लैंग्वेज पढ़िए the average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is मतलब यहां से लेके यहां तक में जो एवरेज वेलोसिटी है v average that is total distance total displacement that is r divided by total time. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका वो आपका कितना है u स्क्वायर u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g और जो टाइम है दैट इज 2u साइन थीटा बाई g. तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी v1. ठीक है. आपको कह रहा है कि its motion continues for a long time as shown in the figure if the magnitude of average velocity of the ball. अब ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी आपको बता रहे हैं. तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अल्टीमेटली जब ये रेस्ट में आएगी तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा दैट वाज the sum of all the ranges r1 plus r2 plus r3 dot 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 rn and जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जो टोटल टाइम इसको यहां से लेके लास्ट तक लगेगा वो कितना होगा आपका सभी प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का सम. तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप एवरेज वेलोसिटी व्हेन आई से हाउ टू कैलकुलेट दिस. अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके स्पेस क्रिएट करूं तो आप ध्यान से देखिए इस पूरे सेटअप में अगर मैं आपसे कहूं हाउ टू रेंज राइट द रेंज तो रेंज का फॉर्मूला आपका क्या होता है इफ आई वांट टू राइट r1 तो r1 क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g. r2 क्या होगा तो r2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 1/अल्फा हो गई तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा ये तो सेम रहेगा लेकिन अल्फा स्क्वायर और आ जाएगा तो r2 जो होगा दैट इज r1 बाई अल्फा स्क्वायर ये बनेगा. सिमिलरली अगर मैं r3 की बात करूं तो r3 क्या बनेगा r3 इज r1 बाई अल्फा की पावर 4. तो जब आप ये सब वैल्यूज में रखोगे और r1 कॉमन लोगे तो आपको अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा 4 प्लस 1 बाई अल्फा 6 और इस तरीके से डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता जाएगा. सिमिलरली जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने जाओगे तो वहां क्या मिलेगा आपको टी कॉमन 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी. और इस r बाई टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी है v1 और जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना बनेगा ऊपर gt है तो a अपॉन 1 माइनस r और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा a अपॉन 1 माइनस r. इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा.
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम v1 इंटू 1/1 प्लस अल्फा। तो जब अल्फा की वैल्यू अब आप कंपेयर करेंगे तो वो आपसे कह रहा है कि देखो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0.8 v1 है, 0.8 v1। तो इसका मतलब 1/1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0.8। 0.8 का मतलब हुआ 4/5, है ना। तो अल्फा, एक चीज इसमें और देखिए जो मिसिंग है, दैट इज आर। जब आप इसमें कॉमन ले लेंगे तो a/1 माइनस आर बनेगा, है ना। लेट मी ओके पिक्चर, यस देयर इज सम कैलकुलेशन loophole, let me check। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो जब आपने रेंज लिखा तो यहाँ पे पहली जो रेंज थी वो आपकी बनी आर, और दूसरी जो रेंज बनी दैट इज यू स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 1/अल्फा स्क्वायर ही बनेगा, तो यहाँ ये बना a/1 माइनस आर। तो 1, अच्छा ओके ये गड़बड़ किया हमने, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। हेयर a/1 माइनस आर करेंगे। 1 माइनस आर मतलब ए ये हो गया, 1/अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1/1 माइनस आर की जगह आप लिखेंगे 1/अल्फा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, दिस इज 0.8 v1। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो इट विल कम आउट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट मी नाउ टू स्पीक। यस खुशबू वांट टू से समथिंग, यस खुशबू बताएगा। सर इस क्वेश्चन में मीन्स जब हमने रेंज अपॉन में टाइम किया तो 1+1/अल्फा स्क्वायर, और ये आगे इन्फिनिटी तक, ये 1/1 - 1/अल्फा स्क्वायर कैसे आया? ये कैसे आया बेटा, देखो ये जीपी बनती हुई दिख रही है आपको, जीपी ज्योमेट्रिक यस सर। प्रोग्रेशन, पढ़ा है अभी यस। आपने। यस सर, मीन्स फॉर्मूला किया तो था, आपने फॉर्मूला बताया क्या है? था बेसिक में। हाँ, तो उसमें अगर आप देखो ये क्या चीज है, 1, फिर 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/अल्फा स्क्वायर, फिर 1/अल्फा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से 1/अल्फा स्क्वायर, तो ये बन जा रहा है 1/अल्फा/4। तो कभी भी अगर इस तरीके से सीरीज है a मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए आर क्यूब, तो ये सभी टर्म में एक कॉमन मल्टीपल हो रहा है दैट इज आर, ये सुनो। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉमन रेशियो आपका कितना है दैट इज आर, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में आर मल्टीप्लाई किया तो सेकंड मिला, सेकंड में उसी को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड मिला, थर्ड में उसी को मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ मिला। तो ये जो स्मॉल आर है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर इस सीरीज में बताओ कॉमन रेशियो क्या आएगा, 1/अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर, और यस सर, इसमें हो गया। हो गया। आर की जगह 1/अल्फा, यस। ठीक है। यस सर। और फिर जब हम सम करते हैं इनफाइनाइट जीबी का तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो यस। जिसको नहीं पता है तो वो ये समझे कि आर की वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे
तो वहां से ये फॉर्मूला बना है 1/1 - दिस। तो ये ऊपर वाली जीपी का आर है और ये नीचे वाली जीपी का आर है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2019 में। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़े सभी लोग ध्यान से, क्या कह रहा है। स्क्रीन पे विजिबल है सभी को? लेट मी नो, इज इट विजिबल टू ऑल? ठीक है, पढ़िए जल्दी से। इसमें डाउट कितने लोगों को है ये बताइए। जे एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जे एडवांस 2022 में दीक्षा को डाउट है, केवल दीक्षा को डाउट है। अंश, खुशबू, रिया, ये क्वेश्चन हो गया? रिया, लेट मी नो whether this question has been done or you have to write this question. रिया, अनम्यूट करें अपने आप को बेटा। No, she is not there. चलो ठीक है, केशव अनम्यूट करें अपने आप को बेटा। केशव, यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई किया था बेटा आपने? जे एडवांस की जो पीवाईक्यू है। नो सर, सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रह रहा था तो वो किए थे, ये नहीं। चलो ठीक है, आज ट्राई करूंगा सर। आज ट्राई करना, भेजना, ठीक है। ओके सर। देखना इनके सॉल्यूशंस को। ओके। चलो देखो सभी लोग, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वैल्यू टाइप क्वेश्चन आया था ये। और जिसका डाउट है दीक्षा निकालेंगे कुछ, लेट मी अलाउ देम टू स्पीक। यस, यस। यस सर। अब इसमें पढ़िए प्रोजेक्टाइल इज फ्लाइड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v। देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका गया और मैक्सिमम हाइट तक तो ग्रेविटी थी g, लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद एक ऐसे रीजन में एंटर कर गया जहां ग्रेविटी जो है वो जी डैश हो गई है और जी डैश जी अपॉन 0.81 के इक्वल है। 0.81 पे, है ना। तो आपसे यस सर। ये पूछा गया है कि अगर acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d। मतलब अगर पूरे टाइम g होता तो रेंज डेफिनेटली कहां जाकर गिरती? d डिस्टेंस पर। यस और सर। ये d/2 होता, ये d/2 होता है। लेकिन सिंस यहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो गई है, सिंस यहाँ पर ग्रेविटी चेंज हो गई है, तो अब वो आपसे कह रहा है कि इसकी जो रेंज है वो d ना होकर d डैश है। और d डैश और d का रेशियो बताना है आपको, बेसिकली ये n बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस n? तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये बताएं। यस सर। ठीक है, तो आप मुझे सर, ये बताइए कैसे अप्रोच किया आपने। सर शिक्षा इस बताओ क्या क्वेश्चन है। में हमने जो मीन्स बताइए। स्टार्टिंग का पार्ट है मीन्स हाफ पार्ट इसका r/2 से रेंज निकाल ली जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मीन्स जब भी कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो मीन्स हमने हाफ पार्ट पे उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली। फिर उस वेलोसिटी से जी चेंज करके फिर r/2 निकाले मीन्स हम ऊपर से प्रोजेक्टाइल हाफ प्रोजेक्टाइल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उससे आया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ डी डैश इक्वल टू टोटल रेंज जो है वो d/2 तो होगी होगी प्लस में। अब जो ये प्रोजेक्टाइल है वो मुझे पहले बस इतना बताओ, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा? सर आगे हाँ बताओ। गिरेगा मतलब आगे होगा, रेंज ज्यादा आएगी। रेंज ज्यादा हो जाएगी
नहीं नहीं, कम होगी कम होगी, हाँ, ये क्योंकि कैसे जी पता बढ़ करना है? गई सर, क्योंकि आगे जी होगा बढ़ या गई। क्योंकि जी आपका इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो अगर जी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये बॉल को और ज्यादा दबाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड थी अभी वो थी यू कॉस थीटा। तो एक बात तो पक्की है कि अगर जी होता 9.8 तो ये गिरता पॉइंट ए पर, लेकिन अब इसने जी की वैल्यू बढ़ा दी है, इसका मतलब ये पहले ही गिर जाएगा कहीं, क्योंकि और तेजी से खींचेगा इसको। तो ये बात तो पक्की है कि जो एन है वो लेस देन 1 आने वाला है। साथ ही साथ ये डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, एक्स। तो जो नई रेंज आएगी वो होगी डी डैश डी बाई टू प्लस एक्स। ठीक है। अब ये एक्स कैसे निकालें? तो पहली चीज तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो चुकी है यहाँ पर, यू कॉस थीटा, और ये मैक्सिमम हाइट से आप फेंक रहे हो, है ना? तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रीट करना था इसको। यहां से नीचे गिरने का जो टाइम होगा, दैट टाइम वाज रूट अंडर 2 h max बाई जी, 2 h max बाई जी। और उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, इसका मतलब जो पहले थी वैल्यू वही वैल्यू बाद में आएगी, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अब बस जी की जगह क्या आ जाएगा, जी डैश। जी की जगह कितना आ जाएगा, जी डैश। ये चेंज आपका आएगा। ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको आप समझो कि जो एच मैक्स आपने निकाला था शुरुआत में, ये वाला एच मैक्स, इसकी वैल्यू तो कितनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ठीक है। और अब जब ये यहां से नीचे गिरेगा, तो उस टाइम पे जो टाइम का फॉर्मूला होता है दैट इज रूट अंडर 2 इंटू जो भी हाइट है डिवाइडेड बाई, अब जो इफेक्टिव ग्रेविटी इसको फील करनी पड़ेगी, वो इफेक्टिव ग्रेविटी अब कितनी है, जी डैश। तो अब आपसे ये कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में स्पीड इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन तो जीरो है हॉरिजॉन्टल में, इसलिए एक्स का लिख दिया जीरो। तो एक्स की जगह आपका आ जाएगा यू कॉस थीटा इनटू दिस टाइम रूट अंडर 2 h max अपॉन जी डैश। आई होप दिस इज क्लियर, लेट मी नो, क्या यहाँ पे क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, फाइनली ये वैल्यूज जब आप इसमें रखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी डैश। लेट मी क्रिएट द स्पेस। लेट मी क्रिएट द स्पेस। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू आपका आएगा u cos थीटा इनटू रूट अंडर 2 इनटू h max कितना बनेगा आपका, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये तो पहले वाला g है, मल्टीप्लाइड बाई नीचे आपका आ जाएगा g अपॉन 0.81। ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पूरी चीज जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, यू कॉस थीटा तो पहले से ही है बाहर, यू साइन थीटा भी बाहर चला गया, और नीचे आपका जी बाहर आ गया। ठीक है। और 0.81 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 0.9।
0.9 आने के बाद अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज इनिशियल रेंज, और ये कितना आ गया 0.45. सो दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. इज इट क्लियर? बताइए. सर रेंज तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होती है. हाँ, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से. ये फॉर्मूलों का रिवीजन इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत जरूरी है. सर यू लिखा हुआ है वहाँ पे. देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो दिखेगा आपको. ये लिखा हुआ है u cos थीटा, ये लिखा हुआ है अच्छा u यू sin साइन. थीटा. तो u और u मिलके कितना हो गया, u स्क्वायर, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बन गया, sin 2 हाँ थीटा. सर. यस सर. ठीक है. बेटा ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसी को तो कहते हैं sin 2 थीटा, डिवाइडेड बाई g मल्टीप्लाइड बाई 0.45. यस बताइए. सर यहाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते. स्क्वायर वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है. हाँ, और सर डी डैश जो होगा वो पहले की रेंज और बाद की रेंज को ऐड करके होगा. तो डी डैश है वो पहले की रेंज और बाद की रेंज को ऐड करके होगा. ठीक है, मतलब ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ. ठीक है. यस सर. तो सर सेकंड हाफ को हम ऐसे नहीं कर सकते कि वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी और इट 0 जी बाय 0.81. आप ये वाली रेंज कैसे निकालना चाह रहे हो फिर से बताओ. ये एच मैक्स सर सर उसी फॉर्मूले में जी डैश से रिप्लेस कर देंगे. रेंज के फॉर्मूले में या हाइट के फॉर्मूले में? सर रेंज के में. रेंज के फॉर्मूले में, मतलब आप ये कह रही हो कि सर हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि देखो ये भी जरूरी है, अपनी अप्रोचेस डिस्कस करो कैसे सोच रहे हो. आप ये कह रहे हो कि मैंने ये तो लिख लिया dy2 और यहाँ g डैश है, तो मैं सर यहाँ पर ये रेंज निकालना चाह रही हूँ. तो सर यस इसका सर. फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज का पढ़ा था मैंने. तो सिंस ये उसकी आधी है ऐसे ये लिखना चाह रहे हो. हाँ बोलो. बोलो बोलो जल्दी बोलो दीक्षा. सर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर तो बार बार कट जाती है. सर इसका मैं ऐसे सोच रही थी कि जो वो टावर से फेंकते हैं बॉल को उस वाली रेंज का फॉर्मूले से. हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो लगाना है. टावर को जब हम फेंकते थे तो हम क्या लगाते थे फॉर्मूला, ये जिस स्पीड से फेंका और ये जो हाइट है, और जब यहाँ फेंका हमने तो इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या लगाते थे, हॉरिजॉन्टल सर स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी. यस सर. तो यही तो हमने अप्लाई किया है. देखो u की जगह क्या लिख दिया है यहाँ पर, u cos थीटा, क्योंकि आपने यहाँ से फेंका था ना u से, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी हो गई अच्छा यू हॉरिजॉन्टल पे, u cos थीटा. यस सर. और अब जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहे हो तुम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2h बाई जी आता है, तो वो जी डैश लिखना पड़ेगा. यस सर. तो यही तो किया एग्जैक्टली पिछले स्लाइड में. u cos सर थीटा पर लिखा हमने मल्टीप्लाइड बाई
2 into h max divided by g dash, और अब u cos थीटा एज इट इज लिख के रूट अंडर 2 into h max की जगह हमने ये जो h max है, देखो ध्यान से बेटा, ये h max, ये तो g के वजह से h max तक पहुंचा था, तो Yes, आपने sir. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखा डिवाइडेड बाई g डैश, तो g डैश की जगह आ गया g अपॉन 0.81। Yes, sir. तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और बाहर निकल के आ गया u cos थीटा, और u sin थीटा भी बाहर आ जाएगा, नीचे g बाहर आ जाएगा और अंदर रूट 0.81 बनेगा, और रूट 0.81 आपका 9 के इक्वल आएगा 0.9। और ये जो चीज लिखी हुई है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो ये क्या लिखा है आपका पूरा रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये लिखा है 0.9/2, तो जो d डैश आपका आएगा दैट इज 0.45 इंटू डी। सर पर इसका आंसर अलग है क्या आंसर है? सर 0.95 95 0.05 कहां से आएगा? देखो कहीं कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं की। डी डैश इक्वल टू 0.45 बनना चाहिए। जी डैश अपॉन 0.81 ये आपका ग्रेविटी की वैल्यू थी, तो रूट 2h बाई जी डैश, और यहाँ पे h की वैल्यू रखी हमने, 2 से 2 कैंसिल, ये बाहर आ गया, और यहाँ पे हाँ तो ये तो अभी आपने केवल क्या निकाली बेटा, सुनो, ये फाइनल रेंज थोड़ी निकाली हमने, ये हमने क्या निकाला बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से अच्छा यहां तक की डिस्टेंस, तो यस अभी ये भी तो ऐड करना पड़ेगा उसमें, तो ये x निकाला है 0.45d, तो जो टोटल रेंज है वो कितनी आएगी आपकी 0.5d प्लस 0.45d, जब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 0.95d। इज दैट क्लियर? यस सर ठीक है, सभी को क्लियर है? कंटिन्यू बताइए बेटा जो लोग मीटिंग में है, इज इट क्लियर? हाँ बताएं डियर। बोलो बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को, एनएस करो बेटा। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बताओ। सर वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में जब आप बोल रहे थे, वो नेटवर्क इशू था इधर, तो या फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, अब तो आपने करा दिया, मैं कोई बहुत बात, देर से एंटर कर रही थी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क तक तो प्ले कर सकते हैं, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग के आप एक बार देखते हैं, ठीक है, चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे 2023, इसमें कितने लोगों का डाउट है वो हैंड रेज करें। A person of height 1.6 मीटर, ये तो देखो प्रोजेक्टाइल का है ही नहीं, मोशन इन टूल का है ही नहीं, ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन टाइप का है ये। हाँ पढ़िए इसको, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन है और हाइट 1.6 मीटर, एक आदमी की हाइट है 1.6 मीटर, इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है, इसमें यहाँ पर बल्ब लगा होगा और ये आदमी इधर जा रहा है अवे, ठीक है,
लैंप पोस्ट की जो हाइट है दैट इज 4 मीटर, द लैंप पोस्ट एंड पर्सन की हाइट है 1.6 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो, देखो ना यहां से शैडो कैसे बनती है वो पता होना चाहिए आपको। जो लाइट निकलेगी तो ये जो पॉइंट है यहां से लेके आदमी के पैरों से लेके यहां तक, ये जो येलो कलर में मैंने बनाई है, दिस इज द शैडो ऑफ दिस पर्सन। शैडो किसको कहते हैं? द रीजन वेयर लाइट कैन नॉट रीच। तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है वहां पर लाइट को ब्लॉक कर रहा है ये पर्सन खुद, तो यही इसकी लेंथ ऑफ शैडो होगी, है ना। तो वो आपसे ये कह रहा है कि आपने कई बार खुद भी करके देखा होगा ये, कि जब हम चलते हैं और पीछे से अगर लैंप है तो हम तो धीमे धीमे चल रहे हैं लेकिन हमारी जो शैडो का जो टिप है वो बड़े स्पीड से चलता है ना। मतलब हमारी स्पीड है 60 ग्राउंड पर, लेकिन ये जो हमारा शैडो का जो टिप पॉइंट है इसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछ रहा है। व्हाट इज दिस स्पीड बी डैश, क्या जो हमारी स्पीड होगी वही हमारी शैडो की स्पीड होगी। तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जब हम चलते हैं तो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं क्या उसी स्पीड से हमारी शैडो चलती है। आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कभी चलते टाइम कि आप चल रहे हो और आपकी शैडो भी बढ़ रही है आगे, लेकिन शैडो क्या साथ साथ बढ़ रही है या कुछ अलग स्पीड से बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिए बेटा, स्पीड किसी भी चीज की मेजर करनी है तो फंडामेंटली सोचिए, किसी भी चीज की स्पीड हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के इक्वल होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अब पोजीशन हमेशा डिफाइन करनी होती है। देखो उसमें कहा है स्पीड ऑफ टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो हालांकि ये रिलेटिव मोशन में मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आप बिना किसी रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से समझिए कि अगर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बतानी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जब आप निकालोगे तो पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लिखनी पड़ेगी, यानी कि पर्सन से कितनी दूर है। तो मान लीजिए किसी टाइम पे इस लैंप पोस्ट से पर्सन x मीटर है और जो शैडो है वो y मीटर है या x डैश है, तो पर्सन से कितनी दूर है। तो पर्सन से शैडो की डिस्टेंस होगी x डैश माइनस एक्स, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ शैडो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो अब जब हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं शैडो की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन तो वो डिफरेंशिएशन के इक्वल होगी पोजीशन ऑफ शैडो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन के। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना बनेगा डी एच डैश बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। तो अब कैसे मैंने बताइए हाउ टू सॉल्व दिस, इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें dx by dt क्या है, व्हाट इज dx by dt, व्हाट इज dx by dt। यहाँ का इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन h डैश एंड x, क्योंकि dx by dt तो हमें पता है, dx by dt क्या है, इस आदमी की लेंथ पोस्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन के चेंज होने की रेट, और यही बेसिकली क्या है इसकी स्पीड के इक्वल दैट इज 60। पर हमें dx डैश बाई dt नहीं पता, तो क्या x डैश और x में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है।
अगर आप सिमिलर ट्राइंगल यूज करें तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करने के बाद यू विल कम टू नो सिमिलर ट्राइंगल यूज करने के बाद यू विल कम टू नो कि इस बड़े से ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो 4 अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू इस छोटे से ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो दैट इज 1.6 अपॉन ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी, ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस कितनी आएगी, एक्स डैश माइनस एक्स, तो एक्स डैश माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो इस रिलेशन से आप बता सकते हो कि एक्स डैश और एक्स में क्या रिलेशन है ना? तो यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेट मी टेक अनदर स्लाइड तो जिसमें कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो 4x डैश माइनस 4x, 4x डैश माइनस 4x इज इक्वल टू 1.6 x डैश। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x डैश आपका आ जाएगा 4 में से 1.6 जाएगा तो इट विल बिकम 2.4 x डैश इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ x डैश की जगह आई कैन राइट 4x अपॉन 2.4, तो ये बन जाएगा, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें, x डैश इज इक्वल टू 4x अपॉन 2.4, ये रिलेशन बन गया। और इधर VSP जो आपका इक्वल है, जो हमें निकालना भी है, दैट इज इक्वल टू dx डैश बाई dt माइनस dx बाई dt। तो अब आप x डैश की जगह ये चीज लिख सकते हैं 4/2.4 dx बाई dt माइनस dx बाई dt। तो जब आप अब इसमें dx बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल कम आउट 40/24, that is 10/6 multiplied by 60 minus 60, so it will come out 100 minus 60, that is 40 centimeter per second. Can you clear your question? Let me know. जिसका क्या उत्तर? Yes. तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको देखने को मिला कि आदमी जा रहा है 60 से और शैडो की वेलोसिटी है 40। तो ये क्या बता रहा है कि जनरली हमारी शैडो स्लो रहती है हमारे कंपैरिजन में। इसीलिए आज आप एक काम करना, रात में कहीं पे नाइट लैम्प जल रहा होगा गली वगैरह में, तो आप क्या करना, उसकी तरफ पीठ देके आगे की तरफ चलना लाइक दिस, और फिर आप ये ऑब्जर्व करना कि आपकी शैडो आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है। तो आपको ऐसा फील होगा कि शैडो पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, शैडो की स्पीड कम है, तो धीमे धीमे आप शैडो की तरफ जा रहे होगे और शैडो ऐसा फील होगी कि पीछे जा रही है। ऐसा फील हुआ है किसी को आज तक? कभी किसी ने ऐसे मजे मजे में ऑब्जर्व किया हो शैडो को? हाँ, तो ये आज आपने उसकी एनालिसिस कर ली कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये शैडो पीछे जाते हुए क्यों दिखती है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप एडवांस के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, आप सोचो ध्यान से। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सोचने के जो भी लिए एप्लीकेशन फिजिक्स का दिख रहा है उसमें वो कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और जितना आप अपनी डे टू डे लाइफ में आंख कान नाक खोल के रखोगे और हर चीज को उस चैप्टर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस सिनेरियो को पेपर में भी सॉल्व कर पाओ, है ना। और अगर आप केवल इस तरीके से पढ़ोगे कि हमें 100 क्वेश्चन पहले टीचर करा दे, फिर उसके जैसे क्वेश्चन हमें नोटबुक में मिल जाए, कॉपी में मिल जाए, टेस्ट में मिल जाए, तो हम उनको रिपीट कर दें, तो ये ऐसा लगता तो है हमें कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेंस के लिए काम भी आ जाता है वो, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन पर आपसे नहीं सॉल्व होंगे कभी भी।
देखिए नेक्स्ट, ये 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें आपसे कह रहा है कि अच्छा, ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी हम रिलेटिव क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है, लेकिन बिना रिलेटिव क्वेश्चन के भी आप इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन बेसिकली किसके ऊपर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन था ये। और आई डोंट नो कितने लोगों का डाउट है ये, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। इतनी जबरदस्त चीज सीखने वाले हो आप भी इस क्वेश्चन के थ्रू, समझ लो। अब जो ये क्वेश्चन नहीं करेगा उसको नहीं पता चलेगा। जैसे अगर आपने छोटे में सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, मैं तो देखता था, मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि यार ये बताओ, यहाँ से मान लो किसी पर्सन ने, सीरियल्स नहीं आते रामायण वगैरह, यहाँ से उन्होंने एक एरो छोड़ा, ठीक है, और इधर से जो डेमन है उसने भी एक एरो छोड़ा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि यार इतना इनका निशाना कैसे है कि ये दोनों एरो टकराते हैं जाके एक दूसरे से, है ना। मतलब ऐसी कैसे इनको पता रहता है कि भाई ऐसे फेंको, ऐसे चलाओ कि ये एरो टकराए आपस में। कभी ऐसे क्यों नहीं होता कि ये ऊपर ऐसे इन्होंने फेंका, ये ऐसे चला जाए और ये बिना टकराए ऐसे चला जाए। लेकिन पहले जो वॉर होता था वो होता ही ऐसे था, तो एक दूसरे पे नहीं मारना है डायरेक्ट। वो तीर फेंकेगा, फिर यहाँ से दूसरा फेंकेगा, और तीर को ही एम करते थे, तीर चलाने वाले को एम नहीं करते थे। और ये डिसाइड होता था कि किसका तीर टिकेगा दूसरे के तीर के सामने। और तीरों में लड़ाई होती थी, पर्सन पे डायरेक्ट कोई तीर नहीं छोड़ता था। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे की फिजिक्स जो है वो आज से हजारों सालों पहले उनको सिखाते थे, वो जब वो धनुष बाण सिखाते थे कि इस तरीके से आपको चलाना है, प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है कि जाके वो ठीक उसी से टकराए, समझ लो। अब कल को तुम्हारे सामने ये सिनेरियो आ जाए कि एक बच्चा मान लो यहाँ से एक पत्थर, कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो स्ट्रीट लैम्प जैसी देगा तो उसको खराब करने के लिए पत्थर मारते हैं उसमें। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको इसके इस पत्थर को इसे टकराने से रोकना है, तो आपने भी एक पत्थर उछाल के मारा और आप चाहते हो कि आपका पत्थर इसके पत्थर से जाके टकरा जाए, है ना। तो ये सीखने वाले हो आप इस चीज पे कि कॉलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, कब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल से जाके टकराता है, ठीक है, और उसकी क्या कंडीशन है। तो ध्यान से देखिए बेटा इधर, लेट मी फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी स्पीड u है और उसको थीटा 1 एंगल से फेंका आपने, और स्पीड है u1। और इधर से एक दूसरे बच्चे ने एक दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका u2 स्पीड से और उसका एंगल है थीटा 2। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन थी दैट वाज d। अब मैं चाहता हूं कि इसका प्रोजेक्टाइल यहां जाकर इससे टकरा जाए, है ना, इन दोनों का कोलिजन हो जाए इधर जाकर, लाइक दिस, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा कहीं, हम चाहते हैं इधर टकरा जाएंगे। तो एक बात तो पक्की है टकराने के लिए कि मान लो अगर ये टी नॉट टाइम पर जाकर टकराए, कितने टाइम पर टकराए, टी नॉट पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्टिकल में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है टी नॉट टाइम के बाद? कैन आई से दिस? यस और नो? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट था कि वर्टिकल में दोनों के डिस्प्लेसमेंट को आपको इक्वेट करना था, sy1 इक्वल टू sy2। तो जब आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा u1 साइन थीटा 1 इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू u2 साइन थीटा 2
इंटू टी नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया और पहली कंडीशन पे आ गई u1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो सोच पाया ड्यूरिंग द एग्जाम तो वो एक ये कंक्लूजन निकाल पाएगा कि दो प्रोजेक्टाइल आपस में टकराएंगे या नहीं। ये इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 sin थीटा 1 और u2 sin थीटा 2 आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरा दूसरा उनकी जो रेंज है, उनकी जो रेंज है वो बेसिकली d से कम होनी चाहिए, d से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं तो एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि मान लो चलाए उन्होंने यहां पर खूब बढ़िया से, लेकिन बेचारे हैं ही इतनी दूर कि उन्होंने फेंका, मैक्सिमम हाइट दोनों की बराबर आई। तो मैक्सिमम हाइट बराबर आई इसका मतलब u1 sin थीटा 1 विल बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2 रहा होगा। लेकिन वो दूरी इतने हो गए कि बेचारे टकरा ही नहीं पाए, है ना। यानी कि ये जो r1 और r2 का सम है, आई कैन से r1 प्लस r2, ठीक, it must be greater than or equal to, it must be greater than or equal to d, तब जाके टकराएंगे, है ना। मतलब इसकी रेंज, दोनों की रेंज का सम अगर d ग्रेट इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इक्वल भी हुए तब भी गड़बड़ है ना, हवा में कहां टकराए। तो इन दोनों की रेंज का सम d से क्या होना चाहिए, बड़ा। तीसरा पॉइंट, अब अगर मुझे ये पता करना है कि एग्जैक्टली कहां टकराए तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट है, पहले वाले का कितना है sx1। Okay, let me allow to speak. Someone is asking any question. सर इसका आंसर पॉइंट है सर, इसके अंदर सर इस केस में हम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते जब वो दूर हो। तो बेटा आप हैंड रेस करो एक बार, ऐसे नहीं समझ आएगा, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करो बेटा। सर जब वो R1 प्लस R2 अगर मतलब ये जो दोनों है, ये जो d डिस्टेंस पे ये बहुत दूर दूर है, तो हाँ, इनकी हम वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। इनकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेंज भी बढ़ेगी फिर। हाँ सर। आपको वही तो हम कह रहे हैं कि जब बहुत दूर है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रेंज का सम d से क्या हो जाए, ज्यादा। अभी दोनों की रेंज का सम इस सिनेरियो में d से कम है, तो फिर ये नहीं टकराएंगे चाहे कुछ भी कर लो। और सर आपकी बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हो जाती है एंड वॉइस भी कट रही थी। अच्छा तो हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या है कि जब ये दोनों टकराए तो उस समय इन दोनों के हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट का सम sx1 प्लस sx2 ये किसके इक्वल है, आपका इनिशियल सेपरेशन के, इनिशियल सेपरेशन के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sx1 को u1 cos थीटा 1 इंटू टी नॉट, और h2 को लिख सकते हैं u2 cos थीटा 2 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू डी। तो जो टाइम ऑफ कॉलिजन है, टाइम ऑफ कॉलिजन आपका जो फॉर्मूला बना दैट इज t इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos
थीटा 2। ये बेसिकली आपका क्या आया, टाइम ऑफ कॉलिजन इस केस में। क्या ये क्लियर होगा? लेट मी नो। तो इस थ्योरी के साथ में कि कॉलिजन अगर हमें दो चीजों का कराना है तो ये तीन टेक्निकल पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये सब करने के बाद नाउ यू रीड दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, देखिए। A ball is thrown from the location 0,0 0,0 से एक बॉल को फेंका गया। रीड करिए लैंग्वेज सभी लोग। In a horizontal playground with an initial speed v naught at an angle theta naught, from the positive x direction, the ball is to hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1 y1 that is L, 0। यानी कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन इनिशियल कितना दे दिया, L। The stone is thrown at an angle 180 minus theta 1। यानी कि अगर मैं थीटा 1 इसको मान लूं तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल गिवन था, दैट इज 180 माइनस थीटा 1। The stone hits the ball after time t1। तो ये जो बॉल यहां से गई और ये जो स्टोन यहां से गया, ये आपस में टकराए t1 टाइम के बाद। ठीक है, तो जब आपका ये 45 डिग्री था फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ v नॉट, when theta naught and theta 1 are 45 and 45। देखिए ध्यान से, v नॉट वही रहा और बॉल को आपने यहां से फेंका। तो वो कह रहा है कि जब v नॉट की वैल्यू फिक्स रखें और आप इसको यहां से फेंक रहे हैं और ये आपस में टकरा रहे हैं, मान लो इसको मैंने फेंका v1 से बॉल को, ठीक है, तो जब ये एंगल 45 थे उस समय जो टाइम ऑफ कॉलिजन है वो t1 है। और जब ये एंगल 60 और 30 हो जाए तब टाइम ऑफ कॉलिजन t2 है। तो बताइए इनका रेशियो। तो अभी अभी आपने सीखा टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होता है इस सिनेरियो में, जो टोटल सेपरेशन है L डिवाइडेड बाई दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का सम, यानी कि v नॉट cos 45 प्लस v1 cos 45। तो v नॉट प्लस v1 cos 45 आ जाएगा और cos 45 मतलब 1/√2। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। सर v नॉट तो ठीक है पर v1 क्या लेंगे, सिंस ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बराबर होने चाहिए। तो पहले केस में यू विल राइट दिस, ये कंडीशन बताई थी मैंने, टकराने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहां से v1 इक्वल टू पहले केस में आ जाएगा v नॉट के। तो ये जो t1 बनेगा आपका दैट इज L√2 डिवाइडेड बाई 2v नॉट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी बात करें जिसमें ये कहा है कि 60 और 30 लेना है। तो जब आप 60 और 30 लेंगे तो फिर से v नॉट साइन 60 इक्वल लिखेंगे v1 साइन 30 के, और इधर से इस बार v1 जो आपका आएगा दैट इज v नॉट √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो v1 आपका आ जाएगा v नॉट √3। और अब जब आप टाइम ऑफ कॉलिजन निकालेंगे तो टोटल सेपरेशन डिवाइडेड बाई v नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v नॉट cos 60 प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v1 cos 45। और अब जब आप इनकी वैल्यूज रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा v1 की जगह √3।
तो दिस इज L अपॉन V नॉट बाई 2 प्लस V1 की जगह अतः 30 है, नॉट 45। तो V1 की जगह आपका आ गया V नॉट रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 बाई 2। उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 3V नॉट बाई 2 4V नॉट बाई 2 दैट इज L बाई 2V नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ध्यान से देखिए T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए T1 अपॉन T2 इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए ध्यान से L बाई रूट 2V नॉट डिवाइडेड बाई L बाई 2V नॉट। तो L से L कैंसिल, V नॉट से V नॉट कैंसिल, और ये रूट 2 से 2 जाएगा, रूट 2 बचेगा, और फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम आउट 2। इज इट क्लियर? लेट मी नो, क्या ये क्लियर है सभी को? अब देखो बेटा, मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, मतलब अगर आप ट्राई करेंगे ना क्वेश्चंस तो ही इस तरीके की नॉलेज गैदर कर पाएंगे, और अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो हर चीज आप सोचो कि टीचर की नोट्स में आ जाएगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। और फिर उसका फायदा भी नहीं है कि अगर आपको हर चीज थ्योरी में पढ़ा दी जाए। आपको जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे अच्छे लेवल के, उतने ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब आज आप जब ये एडवांस के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो आप देखो कि आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो। ठीक है, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, ये वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा जो एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहा है। मेंस में नहीं आया कोई क्वेश्चन, नहीं मिली आपको नॉलेज, लेकिन एडवांस आपने ट्राई किया तो आपको आज ये सीखने को मिल गया। देख लो, ठीक है ना? तो जितना आप ट्राई करोगे उतना ही सीखोगे। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, लेट मी कंप्लीट देम। देखो ये कितनी सिंपल सी बात कर रहे हैं। यहां पर ए है, 2 पार्टिकल है यहां पर, ध्यान सुनना। यहाँ पे क्यू की कुछ वेलोसिटी है, मान लो यू, और वो यू नॉट से जा रहा है ए से बी तक, और एक दूसरा पार्टिकल है पी, इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी यू नॉट, पर उसको यहाँ से रिलीज कर दिया, और वो रिलीज होते होते यहाँ पहुंच रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन पहले पहुंचेगा। कितने लोगों का डाउट है ये? हैंड रेज करो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? अंश, ठीक है, चलो अंश अनम्यूट करो अपने आप को। तो बताओ अंश, यस सर। कैसे सोचा आपने ये क्वेश्चन? क्यू को कितना टाइम लगने वाला है? सॉरी सर, ये तो हो गया था। हाँ चलो बताओ कैसे हो गया, फिर बताओ। सर, आपको तो अगर अनम्यूट वही कहेगा। हाँ सर, क्यू को कितना टाइम लगेगा बताइए? क्यू को सर, हाँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। 1 सेकंड लगेगा। नो सर। बताओ फिर बताओ। सर 2R/V। 2R बाई यू नॉट, बहुत बढ़िया। अब इस पी को कितना टाइम लगेगा ये बताओ। जब पी को रिलीज किया था उस समय हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी थी यू नॉट, तो हाँ बताइए टी को कितना टाइम लगेगा, टी पी? सर, πr/, पाई आर अपॉन U नोड कोस थीटा। U यू नोड नॉट कोस। कॉस थीटा। और थीटा क्या है?
ये एंगल सर, इसके कौन सा वाला? टेंजेंट, टेंजेंट और यू नोड में। वो तो 90 है। हॉरिजॉन्टल में स्पीड है यू नॉट, और ये सेमी सर्कल से रिलीज हुआ है, तो सेमी सर्कल पे तो भाई ये 90 डिग्री एंगल बनाती है टेंजेंट। सर क्या लिखेंगे? यू नोड ही आएगा। यू नॉट आएगा। यू नॉट तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड है लक्ष्य है। ये अंश, ये एक जो मिनट। आपकी डिस्टेंस लिखी है आपने, आप एक्चुअल में क्या लिखना चाह रहे हो पता है? आप लिखना चाह रहे हो कि डिस्टेंस स्पीड लिख दूं मैं, पर आप बेटा ये जो स्पीड है इस सेमी सर्कल में ये कांस्टेंट रहेगी, ऐसा किसने कहा तुमसे, ये बताओ। हाँ ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कैसे पता तुम्हें? सर नहीं रहेगी। क्योंकि ग्रेविटी लगेगी इसमें। हाँ सर। देखो ये क्या कह रहा है, ए पार्टिकल पी इज स्लाइडिंग डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल बाउल। तो ये कटोरी टाइप की है बेटा, और इसमें जब ये कोई चीज छोड़ोगे तुम यहाँ पर, तो वो यहाँ ऐसे लुढ़कती हुई आएगी। तो जब ये लुढ़कती हुई आएगी तो इसकी स्पीड कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है इस पे थ्रू आउट। यस सर। तो ऐसे में ये बताओ, हॉरिजॉन्टल में स्पीड शुरुआत में जब छोड़ी थी तब थी यू नॉट। अब जब आप देखोगे इसमें बीच में जब कहीं ये है, तो देखो एक तो लग रहा है ग्रेविटी इस पर नीचे, लाइक दिस। उस ग्रेविटी की वजह से अभी पढ़ोगे आगे, यहां पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग स्पीड बढ़ती जाएगी। यस और नो? यस सर। और अगर ये वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है स्पीड का, तो हर पॉइंट तो पे हॉरिजॉन्टल में भी उसका कंपोनेंट क्या होगा, इंक्रीज। यस सर। तो इसका मतलब शुरुआत में अगर ये हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट था यू नॉट, और जब ये यहां से यहां तक आया तो कंटिन्यूअसली ग्रेविटी इसको धक्का मार रही है नीचे की तरफ, और इससे इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। यस सर। बढ़ रहा है। और इस पॉइंट के बाद से फिर क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज होते होते फाइनली कितना पहुंच जाएगा, यू नॉट। नोड। तो यू नॉट से ही चला था हॉरिजॉन्टल में और यू नॉट से ही पहुंचा हॉरिजॉन्टल में, लेकिन थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यू नॉट से ज्यादा रही है कम रही? सर रिपीट करना एक बार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शुरू में यू नॉट थी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में जब तुमने हाँ पी को छोड़ा, हाँ। और लास्ट आधे तक पहुंचते पहुंचते यू नॉट से बढ़ती गई स्पीड, बढ़ी, हाँ यस सर। और फिर यहाँ के बाद घटना शुरू हो गई। यस सर। तो मुझे ये बताओ, थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड थी वो यू नॉट से ज्यादा ही तो रही? हाँ यस सर। क्या ये बात समझे आप? समझ गए सर। तो इसका मतलब अगर ये जो पी वाला है वो हॉरिजॉन्टल में हमेशा यू नॉट से ज्यादा स्पीड से चला, तो उसको जो टाइम लगने वाला है पी को, हॉरिजॉन्टल में उसका डिस्प्लेसमेंट है उसका भी 2r, और हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड है वो यू नॉट से हमेशा ज्यादा ही रही। तो जो यस सर। टाइम होगा पी वो क्या होगा, लेस देन क्यू। यस सर। समझे? हाँ आप क्वेश्चन मिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से डिस्कस करने हैं, और उनका रीजन जब तक क्लियर ना हो तब तक हमें उनको मानना नहीं है। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन लास्ट आपका है, हाँ कुछ को बताएं, बताइए बेटा। सर टाइम 12:57 हो गया।
ओ 12:57 हो गया क्या? चलो ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना, विल डिस्कस। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। यस सर।